हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CIL, गेट, इसरो में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें नीड क्यों पड़ी हीट एंड मास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट की। आपको बता दें, जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है वो आपको बताता है हीट ट्रांसफ़र कि आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, बट ये नहीं बताता कि कितने टाइम तक होगा, किस मोड ऑफ प्रोसेस में होगा। तो आपको बता दें, जो HMT है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये बताता है आपको मोड ऑफ ट्रांसफ़र किस मोड में होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन मोड, और कितना लॉन्ग आपका प्रोसेस चलेगा, इसकी जानकारी देता है आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक और HMT सब्जेक्ट में डिफरेंस पता चला। बात करते हैं कंडक्शन में जो मैकेनिज्म होती है वो होती है हीट ट्रांसफ़र की, आपका लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन। वहीं बात करें कन्वेक्शन की, तो उसमें आपके होते हैं मूविंग मीडियम, जैसे आपका फ्लूइड हो गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें थर्ड मोड रेडिएशन की, तो रेडिएशन में आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, नो मीडियम। आपकी जो सन्स हीट आती है अर्थ पे, वो आपका रेडिएशन मोड के थ्रू आती है। आई होप आपके हीट ट्रांसफ़र के तीनों मोड क्लियर हो गए। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। थर्मल कंडक्टिविटी इज द मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच हाउ फास्ट फ्लो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। ये आपका दर्शाता है कि कितना तेज़ी से आपका हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। बात करें सबसे ज़्यादा जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो उसकी होती है डायमंड की, फिर इसके बाद होती है आपकी सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर एल्युमिनियम की। तो आपको ये ध्यान रखना, तो आपका आंसर हो जाएगा डायमंड। एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी अब सॉलिड की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद होती है आपका लिक्विड की, फिर उसके बाद गैस की। जैसे जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड हमेशा ग्रेटर होगी आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। आई होप आपको थर्मल कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्लो थ्रू बॉडी इज Q इक्वल टू K T1 माइनस T2 बाई एक्स, वेयर टर्म K बाई एक्स बाई K इज नोन एज। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करूँगा जो आपका फार्मूला है Q इक्वल टू K डेल्टा T बाई एक्स, ये आपका होता है फोरियर लॉ। ये कंडक्शन के लिए यूज होता है। आपको बता दें, अगर हम इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखें, Q इक्वल टू डेल्टा T बाई एक्स बाई एल के इंटू ए, बस इसको रीअरेंज किया है। अगर हम इसको कंपेयर कराएं I इक्वल टू V बाई आर से, तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम ओम लॉ से कंपेयर कराएं तो आपका जो Q है वो करंट की तरह वर्क करेगा, आपका डेल्टा T है जो वोल्टेज की तरह। अब जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है वो आपका रेजिस्टेंस है। इसमें जो एक्स बाई के है उसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। आई होप आपको थर्मल रेजिस्टेंस अच्छे से क्लियर हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, थर्मल रेजिस्टेंस। कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे ये तो था प्लेन वाल के लिए। अगर प्लेन वाल के लिए होता है एक्स बाई के ए, जहाँ एक्स आपका प्लेन वाल की डिस्टेंस है। वहीं बात करें सिलेंड्रिकल के लिए, तो आपका अगर
आउटर डायमीटर D2 और इनर डायमीटर D1 है, तो आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है Ln आउटर बाई R1 डिवाइडेड बाई 2πkL, जहाँ L आपकी लेंथ है आपका सिलेंडर की। वहीं बात कर लें स्फीयर की, तो स्फीयर में जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस आता है वो आता है R2 माइनस R1 अपान 4π R1 R2 इंटू के। आपको तीनों थर्मल रेजिस्टेंस के फार्मूले याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विथ रेडियल कंडक्शन थ्रू स्फीयर विथ नो इंटरनल हीट जनरेशन। दोस्तों, जब हम स्फीयर में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे, जैसे T1 माइनस T2 T2 माइनस T1 इक्वल टू, जो रेडियस में रिलेशन होता है वो हाइपरबोलिक होता है 1/R1 माइनस 1/R इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। आप देख पा रहे हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइपरबोलिक होता है। आपको इक्वेशन से दिख रहा है, तो आपका स्फीयर में हो जाएगा हाइपरबोला। वहीं बात कर लें, अगर हम सिलेंडर की बात करें, तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका लॉगरिथमिक। सिलेंडर में आपको याद रखना है लॉगरिथमिक होता है, और आपकी प्लेन वाल की बात करें तो उसमें लीनियर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। द फॉर करंट कैरिंग अ फायर 20 mm डायमीटर एक्सपोज टू एयर, जहां आपका H की वैल्यू दिया है 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एंड मैक्सिमम हीट डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स व्हेन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बताता हूँ। ये आपकी ऐसी थिकनेस होती है जिस पे आपका हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है, हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है। इसके बाद आपका हीट ट्रांसफ़र घटने लगता है। तो अगर हम सिलेंडर में बात करें, तो सबसे पहले निकालेंगे रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो जो रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल अपॉन आउटर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो आपका वैल्यू दिया है, के की वैल्यू दिया 0.5। आपको ध्यान रखना है यहाँ इंसुलेटेड, जो इंसुलेशन वाला आपको थर्मल कंडक्टिविटी दिया है उसी को आपको पुट करना है। तो आपका हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आपका आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 25 mm। चूँकि ये रेडियस आई है, आपका आउटर रेडियस क्या होगी, आपका होगा आर आउटर होगा 10 mm। चूँकि आर सी है आपका 25 mm, तो हम कितने थिकनेस का इंसुलेशन देंगे, वो होगा आर सी माइनस आर आउटर। तो आपका आर सी है 25 माइनस 10, तो आपका आ जाएगा 15 mm थिकनेस। दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी पूछता है रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कभी पूछेगा थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, दोनों को आप अच्छे से क्लियर से पढ़ेंगे वो पूछना क्या चाह रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। A composite valve consists of two layers of different material having conductivity K1 and K2 for equal thickness of two layer, the equivalent thermal conductivity of slab। जस्ट डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आपके ये दो लेयर के हैं, आपकी इनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, इनकी थिकनेस सेम है L, तो बात करें जो इनका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाई
K1 प्लस L/K2। आप देख पा रहे हैं L1 L2 बराबर है, तो आपका हो जाएगा 2/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। L दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया हूँ, और जो आपका K इक्विवेलेंट आ जाएगा तो आपका आएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। ये 2 दोस्तों है क्योंकि L1 और L2 बराबर हैं, इक्वल है L के, तो आपका ऐड हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा C, 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द रेशियो ऑफ हीट फ्लो Q1/Q2 फ्रॉम टू वाल्व सेम थिकनेस हैविंग देयर थर्मल कंडक्टिविटी एज K1 इक्वल टू 2K2। दोस्तों फोरियर लॉ क्या था, वो था K.A डेल्टा T/डेल्टा x, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर हम देखें आपका ये अगर दोनों इक्वल हो तो Q आपका डिपेंड कर रहा है ओनली थर्मल कंडक्टिविटी पे। अगर हम रेशियो लें Q1/Q2 तो आपका आ जाएगा K1/K2। चूँकि K1 दिया है 2 गुना K2, तो आपका रेशियो आ जाएगा K1/K2 इक्वल टू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा D। आई होप आपको क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन कंडेंसर ऑफ पावर प्लांट द स्टीम कंडेंस एट टेम्परेचर ऑफ 60 सेंटीग्रेड, द कूलिंग वाटर इंटर्स एट 30 सेंटीग्रेड एंड लीव्स एट 45 सेंटीग्रेड, द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस विल बी अराउंड। दोस्तों कंडेंसर में बोल रहा है कि आपका जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है वो है 60, जो वाटर इंटर कर रहा है वो 30 सेंटीग्रेड पे, और आपका आउटलेट है 15 सेंटीग्रेड। दोस्तों इसमें जो डिफरेंस निकालेंगे यहाँ आ जाएगा आपका 30, 60 माइनस 30, तो इसको बोलेंगे θ1। बात करें इधर डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 45। सॉरी, ये आपका 45 सेंटीग्रेड पे आउटलेट हो रहा है, तो इधर आ जाएगा आपका डिफरेंस 15 सेंटीग्रेड। जो θ2 आएगा वो आपका आएगा θ2 15 सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं LMTD निकालते कैसे हैं, तो आपका LMTD जो होता है वो होता है θ1 माइनस θ2 बाई ln θ1 बाई θ2। वैल्यू पुट करेंगे, आपका θ1 दिया है 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई ln 30/15 करेंगे तो आपका ln2, आप देख पा रहे हैं आपका आंसर हो जाएगा 15/ln2। तो आपका ये आता है 21 पॉइंट के समथिंग। तो आपका आंसर नियरेस्ट ऑप्शन आप मैच करा लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा A। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड था डिफरेंस निकालना है और राइट हैंड डिफरेंस निकालना है, और इस फार्मूले में पुट कर देना है, आपका LMTD आ जाएगा। आपको वैल्यू रखनी है, आपका साइन के साथ आ जाता है, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फॉर अ हीट एक्सचेंजर T मैक्सिमम डेल्टा T मैक्स इज मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस एंड T मिनिमम इज मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड। LMTD इज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। C minimum and C maximum are minimum and maximum heat capacity. The maximum possible heat transfer Q maximum between two fluid is। आपको बता दें जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो सकता है वो होगा आपका C मिनिमम इंटू डेल्टा T मैक्सिमम। दोस्तों C मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी मिनिमम है तभी आपका टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा B, C मिनिमम डॉट इंटू या डेल्टा T मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बिटवीन टू फ्लूइड। दोस्तों बता दें जो काउंटर
फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें जो फ्लूइड होते हैं आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंटर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हॉट फ्लूइड H1 से इंटर किया तो आउटलेट H2 होगा, तो जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो आउटलेट पे इंटर करेगा C1 और आपके हॉट फ्लूइड के इंट्रेंस पे एग्जिट होगा। तो इसमें दोनों फ्लूइड जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा वन फ्लूइड इज हॉटेस्ट स्टेट एंड अदर फ्लूइड इज कोल्डेस्ट स्टेट। वहीं बात कर लें पैरेलल की, तो पैरेलल में आपके दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर इधर हॉटेस्ट इंटर कर रहा है और इधर एग्जिट पे है तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट सेम साइड से इंटर करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये ग्राफ भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये पैरेलल बनता है, इसमें देख रहे हैं आप ज़्यादा डिफरेंस है तो कभी कभी ग्राफ पूछ लेता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कंपेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। आपको बता दें जो LMTD होता है वो काउंटर फ्लो का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है आपका क्रॉस फ्लो का, सबसे मिनिमम होता है पैरेलल फ्लो, फिर उसके बाद आता है पैरेलल फ्लो। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा काउंटर फ्लो, फिर क्रॉस फ्लो, फिर पैरेलल फ्लो। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द इमिसिटिव पावर ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। दोस्तों बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन इमिसिव पावर होती है सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। आप देख रहे हैं टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है दोस्तों, आपका फिजिकल नेचर क्या है बॉडी का, रफ है या स्मूथ है, इस पे आपका एनर्जी पावर इमिसिव पावर डिपेंड करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ द टोटल रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोस्तों जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का क्वेश्चन था वो था इमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी के पावर 4। आपको ध्यान रखना है यहाँ जो टी होगा वो केल्विन में होगा, वो पूछ रहा है यूनिट एरिया, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको दिख रहा है टी के पावर 4, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बी। एब्सोल्यूट मीन्स आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज P इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल देन द इमिसिव पावर। अगर हम बोलें जो E1 है वो आपका आप देखें कि T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर के, वहीं आपका जो E2 बोल रहा है वो बोल रहा है टेम्परेचर 2 गुना कर दिए जाए, तो आपका आंसर क्या होगा इमिसिव पावर। आप देख रहे हैं अगर टेम्परेचर 2 गुना कर रहे हैं, अगर हम डिवाइड करें E2 बाई E1 तो आपका जो आएगा 2 के पावर 4 होता है 16, तो E2 जो हो जाएगा वो आपका 16 टाइम ऑफ E1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 16P। आई होप आपका आंसर कैसे आया ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द ग्लास प्लेट ट्रांसमिटिविटी रिफ्लेक्टिविटी एंड आर स्पेसिफाइड एज 0.86 एंड 0.08 रेस्पेक्टिवली द ऑब्जर्विटी ऑफ ग्लास। मैं आपको बता दूं जो रिलेशन होता है ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ऑब्जर्विटी ये इक्वल होता है 1 के। आपको ट्रांसमिटिविटी दिया है 0.086, आपको रिफ्लेक्टिविटी रो की वैल्यू दिया है 0.08, आपको ऑब्जर्विटी चाहिए तो 1 से डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। अब बात करें ये फार्मूला आता कैसे है दोस्तों, अगर हम टोटल एब्जर्विंग हीट को माने कि आपका कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, तो आपका टोटल जो होगा उसी के बराबर होगा। अगर हम टोटल से डिवाइड कर दें Q एब्जॉर्ब बाई Q टोटल प्लस Q रिफ्लेक्टेड अपॉन Q टोटल प्लस
क्यू ट्रांसमिट अपॉन टोटल इक्वल टू 1। अगर हम टोटल की बात करें तो जो ये रेशियो होता है क्यू एब्जॉर्ब बाई क्यू टोटल, यही आपका होता है एब्जॉर्बिविटी, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी को रो से और ट्रांसमिटिव को टाउ से। तो आपका आंसर आता है एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू 1। आई होप आपको क्लियर हुआ ये इक्वेशन आता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द यूनिट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। दोस्तों बाय न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। जब हम यहाँ से h की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा टी। आप जानते हैं जो हीट होती है वो एनर्जी होती है, तो हो जाएगा वाट एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और डेल्टा टेम्परेचर का होगा केल्विन। तो आपका आंसर हो जाएगा वाट मीटर स्क्वायर केल्विन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव मास ट्रांसफ़र टू द मास डिफ्यूजन रेट इज कॉल्ड। दोस्तों जो मास ट्रांसफ़र और मास डिफ्यूजन का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं शेवर-हुड नंबर। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द ग्राशॉफ नंबर सिग्निफाइज। तो आपको बता दें जो ग्राशॉफ नंबर होता है वो होता है बायोन्सी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे, आपका बी हो जाएगा बायोन्सी फोर्स टू विस्कस फोर्स। बता दें जो ये ग्राशॉफ नंबर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे तो हम ग्राशॉफ नंबर की बात करेंगे, अगर फोर्स कन्वेक्शन की बात करेंगे तो हम रेनॉल्ड नंबर की बात करेंगे। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द टिपिकल रेंज ऑफ प्रांडलिच नंबर ऑफ वाटर इज। दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रांडलिच नंबर होता है वाटर के लिए होता है 1.7 टू 13.7। आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ए फ्लूइड हैविंग डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन स्टेट विथ ग्राशॉफ नंबर 2 इंटू 10⁶ and Prandtl number is 0.7, assuming acceleration due to gravity as 10 meter per second square, calculate relay number। दोस्तों जो रिले नंबर होता है वो होता है ग्राशॉफ नंबर इंटू प्रांडलिच नंबर। आपको दिया है 2 इंटू 10⁶ ग्राशॉफ नंबर और प्रांडलिच नंबर दिया है 0.7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.4 इंटू 10⁶। तो आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल विस्कोसिटी। आपको बता दें जो प्रांडलिच नंबर होता है वही होता है आपका रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल विस्कोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात कर लें ग्राशॉफ की तो आपका था बायोन्सी फोर्स टू विस्कस फोर्स। बात करें नसेल्ट नंबर की तो ये होता है क्यू कन्वेक्शन रेशियो होता है टू क्यू कंडक्शन से। मैक नंबर होता है इलास्टिक फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द वैल्यू ऑफ बायोट नंबर इज वेरी स्मॉल व्हेन। मैं सबसे पहले आपको बायोट नंबर बताता हूँ। ये होता है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्टिव कंडक्टिव टू कन्वेक्टिव।
बायोट नंबर लेस कम होगा जब आपका आर कंडक्टिव बढ़ेगा, तो हम क्या बायोट नंबर में हम जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस विद इन बॉडी इज नेग्लिजिबल। बायोट नंबर आपका लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस में यूज होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अ स्टीम पाइप इज इंसुलेटेड बाय टू इंसुलेटिंग मटेरियल पुट ओवर ईच अदर टू बेस्ट रिजल्ट। आपको जो स्टीम पाइप होती है वो स्टीम को प्रवाहित करती है, तो आपका जो मोटिव होगा वो आपका होगा कि आप कम से कम हीट का लॉस हो, हीट लॉस हो वो मिनिमम हो। तो आप चाहेंगे जो पहली लेयर हो इंसुलेशन की ज़्यादा इफेक्टिव हो और फिर दूसरी उसके बाद हो, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटर इंसुलेशन शुड बी पुट ओवर पाइप एंड इन्फेरियर वन ओवर इट। आपका आंसर हो जाएगा ए। वहीं बात करेंगे हम वायर में, जो हीट करेंट वायर होते हैं उसमें हमारा होता है कि हीट लॉस ज़्यादा हो, बट स्टीम पाइप में हम चाहेंगे कि हीट लॉस हमारा कम हो। दोनों का मोटिव अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस चेंजेस फ्रॉम 27 सेंटीग्रेड टू 81 सेंटीग्रेड देन इमेसिव पावर चेंजेस इन रेशियो नियरली। जस्ट अभी को बता दें, इमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोलूट टेम्परेचर के पावर 4। अगर हम E1 देखें तो आ जाएगा आपका 27 में अगर 273 जोड़ेंगे तो आपका होगा 300 केल्विन के पावर 4। वहीं E2 की बात करें तो आपका होगा 354 की पावर 4। जब हमें रेशियो पूछ रहा है E2 बाई E1 तो आपका हो जाएगा 354/300 के पावर 4। जब हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.94। दोस्तों आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि इसरो में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। आप बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, फॉर ए फ्लूइड हैविंग Prandtl नंबर इक्वल टू यूनिटी द रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस Δ1 एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इज Δ2। सबसे बता दें, आपको ध्यान रखना ओनली लैमिनार फ्लो में ये रिलेशन वैलिड होता है। जो आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का रेशियो होता है Δ1, मान लीजिए आपको हाइड्रोडायनेमिक बोल रहा हूँ और थर्मल हाइड्रोडायनेमिक को ΔTH बोल रहा हूँ, इसका जो रेशियो होता है वो Prandtl नंबर के 1/3 के पावर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चूँकि आपको क्वेश्चन बोला है Prandtl नंबर यूनिटी, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो डेल्टा हाइड्रोडायनेमिक होगी वो इक्वल होगी डेल्टा थर्मल बाउंड्री के। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आप इस रिलेशन से देख पा रहे हैं अगर Prandtl नंबर की वैल्यू 1 से कम होगी तो आपका हाइड्रोडायनेमिक थर्मल बाउंड्री लेयर ज़्यादा होगी, वहीं जब Prandtl नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज़्यादा होगी। बात करें जब भी अगर ये वैलिड है ओनली लैमिनार कंडीशन के लिए, टर्बुलेंट में अगर बोल दे तो आपका हमेशा बराबर होगा, दोनों बाउंड्री लेयर थिकनेस बराबर होंगी। आपको ध्यान रखना, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, व्हाट वाज द बेसिक इक्वेशन ऑफ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम विच ऑल इक्वेशन आर रेडिएशन आर डिराइव। आपको बता दें जो प्लांक इक्वेशन है उसी से आपके जो रेडिएशन के सारे लॉ आते हैं, इक्वेशन आते हैं, वो आपके प्लांक लॉ से आते हैं, प्लांक इक्वेशन से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जब हम प्लांक इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्टीफन बोल्ट्जमान इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्टीफन बोल्ट्जमान मिलेगा
वहीं डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आपका विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मिलता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द टेम्परेचर ऑफ सरफेस विथ 0.2 मीटर स्क्वायर इज 7 सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक पावर। आपको बता दें जो रिलेशन होता है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में होता है लैम्डा मिनिमम इंटू टी मैक्सिमम इक्वल टू होता है 2898 माइक्रोमीटर। आपको ध्यान रखना है जो आपका टेम्परेचर होगा हमेशा केल्विन में होगा। तो यहाँ पे अगर 273 प्लस 17 करेंगे तो आपका आएगा 290, टेम्परेचर आ जाएगा 290 केल्विन। अगर हम डिवाइड करें, लैम्डा पूछा है तो अगर हम 2898 को ले लें 2900 के आसपास माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 290 तो आपका आ जाएगा 10 माइक्रोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। आपको ध्यान रखना है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर। आपको यूनिट ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कंसीडर टू इन्फिनिटी लॉन्ग ब्लैक बॉडी concentric cylinder with diameter ratio d1 by d2 the shape factor of outer cylinder with itself। सबसे पहले दोस्तों मैं शेप फैक्टर को डिफाइन करना चाहूँगा। शेप फैक्टर इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लीविंग सरफेस आई टू एंड डायरेक्ट स्ट्राइक टू जे सरफेस। दोस्तों अगर आई सरफेस से निकले जो आपका डायरेक्ट स्ट्राइक हो जितनी एनर्जी जे सरफेस पे वही आपका होता है शेप फैक्टर। इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अगर बता दें एन इनक्लोज सरफेस हैं तो आपका जो शेप फैक्टर होता है वो एन स्क्वायर के होता है। आपको बता दें अगर 3 सरफेस है 1 2 3 तो आपके जो शेप फैक्टर होंगे वो आपके 9 होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बोल रहा है शेप फैक्टर ऑफ आउटर सिलेंडर। बात करें ये है आपका इनर सिलेंडर D2, आपका आउटर है D1। तो जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है इसमें आपका रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम यूज होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको F11 प्लस F12 इक्वल टू 1, वहीं लिखें F21 प्लस F22 इक्वल टू 1। आपका पूछ रहा था शेप फैक्टर ऑफ आउटर सिलेंडर विथ इटसेल्फ। तो अगर ये आउटर है तो आप देख पा रहे हैं जो F11 होता है दोस्तों वो हमेशा 0 होता है। फॉर फ्लैट सरफेस जो शेप फैक्टर होता है वो 0 होता है। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी 0 होता है, बट कॉनकेव सरफेस के लिए ये शेप फैक्टर 0 नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। तो आपका पूछ रहा है F12 शेप फैक्टर फॉर से आउटर सिलेंडर विथ 1 सेल्फ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, टू लॉन्ग पैरेलल सरफेस emissivity 0.7, each emissivity is 0.7 maintain at different temperature. It is designed to reduce 75% of radiation. Inserting a thin plate of shield equal emissivity is 0.7 on both sides. What would be the number of shield? आपको बता दें जो रिलेशनशिप आता है फॉर इक्वल एमिसिविटी के लिए होता है Q शील्ड अपॉन Q विथआउट शील्ड इक्वल टू 1 अपॉन n+1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोला है 0.75% ऑफ रेडिएशन रिडक्शन, तो आपका रिडक्शन हो जाएगा 0.25 इक्वल टू अपॉन 1 n+1। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ से पाएंगे तो हो जाएगा n+1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू आ जाएगा 3। तो आपका कितने प्लेटें होंगी, तो आपका हो जाएगा 3। नंबर ऑफ शील्ड आपके 3 होंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की,
For counter flow heat exchanger, the product heat mass flow rate is same. For hot and cold flow, the NTU is equal to 0.5 the effectiveness of heat exchanger. बता दें जब भी आपकी C की वैल्यू 1 हो, ये होता है C जो होता है कैपेसिटी रेशियो होता है C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। आपका ये बताया 1, तो आपका जो NTU इफेक्टिवनेस होता है वो होता है NTU अपॉन 1 प्लस NTU। NTU की वैल्यू दी है 0.5, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 0.5। जब हम रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा इफेक्टिवनेस इक्वल टू 0.33। तो आपका आंसर हो जाएगा C। आपको ध्यान रखना है पैरेलल में जो अगर C की वैल्यू 1 है तो जो पैरेलल हीट एक्सचेंजर के लिए जो इफेक्टिवनेस आता है वो आता है 1 माइनस ई की पावर -2 इंटू NTU/2। आपको ये भी फार्मूला याद रखना है पैरेलल के लिए ये, और जो एबव बताया वो आपका काउंटर फ्लो के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, A cross flow type of heat exchanger has area 50 meter square. The overall heat coefficient is 100 watt meter Kelvin and the heat capacity of both fluid is 100 kilowatt per Kelvin. The value of NTU. सबसे पहले बता दें जो NTU की वैल्यू होती है वो होती है C मिनिमम इंटू एरिया अपॉन आपका होता है जो NTU होता है वो होता है UA अपॉन C मिनिमम। तो आपका UA की वैल्यू दिया है, U की वैल्यू दी है 50, एरिया की वैल्यू 50 मीटर स्क्वायर, U की वैल्यू है 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 50 इंटू 100। आपको कैपेसिटी दिया है 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा जो NTU है वो आ जाएगा 5। दोस्तों NTU रिप्रेजेंट करता है आपका साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी NTU की उतना ही ज़्यादा साइज होगा आपके हीट एक्सचेंजर का, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, फॉर सर्कुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सिलेंडर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ ग्राशाफ्ट नंबर। बता दें जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है जो लेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नंबर आती है उसमें होता है डायमीटर के इक्वल के, तो आपका आंसर हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। वहीं बात करें प्लेट की तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आती है वो आती है एरिया बटे पेरीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों फिन की, तो फिन हम यूज करते हैं जहाँ पे फिन वहीं यूज करते हैं जहाँ पे आपकी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो। आपने देखा होगा आईसी इंजन के सिलेंडर में कुछ एक्सटेंडेड सरफेस आपको दिखते हैं, तो यही होते हैं फिन, आपका हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक टर्म, अगर दो पैरेलल प्लेट हों जिनकी एमिसिविटी E1 और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हों E2, तो जो इफेक्टिव आता है वो आता है 1/1/E1 प्लस 1/1/E2 -1। ये आपको ध्यान रखना, कई बार गेट में आपका पूछा गया है, यूपीएससी में भी इससे न्यूमेरिकल आए हैं, तो आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये रहे आपके HMT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया आपको अच्छे से क्लियर हुआ। प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वाकई में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।